कम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अकाउंटिंग के अंदर उसका टाइटल है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट आज बनाना हम सीखेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20। आपको एक बैलेंस शीट दी है, उसमें अमाउंट दिए 2019 31 मार्च के जो एंड हुआ है और आपका 31 मार्च 2020 के अमाउंट दिए हैं। आपको क्या बोला गया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपको क्या बनाना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें स्टेप लेनी है। सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन के लिए पहली स्टेप की यदि हम बात करें तो स्टेप ए जो आती है अपनी, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें हम क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल देखते हैं। ये इसका परफॉर्मा ध्यान रखना है आपको कि जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है उसका परफॉर्मा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से होगा। जैसे हमें क्वेश्चन में देखें तो हमें अमाउंट के 2 कॉलम दिए हैं, तो 2 कॉलम हमने लिख दिए हैं यहाँ पे। पर्टिकुलर तो रहेगा ही, आपको पता है फॉर्मेट के अंदर। अमाउंट के 2 कॉलम 2019 2020 हमने लिख दिया है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हमें इंक्रीज भी दिया है और चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हमें डिक्रीज भी दिया है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हम जब बात करते हैं किसकी, वर्किंग कैपिटल की, तो इसको आप समझिएगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे आपके सामने इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल समझाऊँ, इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल समझाऊँ, तो ध्यान रखिएगा कि जब हम इफेक्ट की बात करते हैं तो या तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है और या फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। अब कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन में करंट असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो या तो आपको करंट असेट्स में इंक्रीज देगा, तो ध्यान रखिएगा इंक्रीज इंक्रीज में लिखते हैं, डिक्रीज में नहीं लिखते, ठीक है ना। ऐसे या फिर आपको डिक्रीज देगा, तो डिक्रीज डिक्रीज में लिखते हैं, इंक्रीज में नहीं लिखते। ये हमने किसके संबंध में समझा, बोलो, करंट असेट्स में एज इट इज हमने किया। अब हम करंट लायबिलिटी की यदि हम बात करें तो करंट लायबिलिटी में या तो इंक्रीज देगा। अब आप बताओ, जब करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज है, करंट लायबिलिटी करंट असेट्स की उल्टी होती है, तो डिक्रीज में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बताओ, यस और नो। और यदि करंट लायबिलिटीज में आपको डिक्रीज दे रखा है तो ये उल्टी होती है करंट असेट्स की, तो इसको इंक्रीज में लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो हमें इस प्रिंसिपल पर क्या है, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज का जो स्टेटमेंट हमें बनाना है वो हमें समझना है। तो मैंने आपको बताया कि करंट असेट्स में हम क्या बोलते हैं, हम वर्किंग कैपिटल में एज इट इज़ करते हैं यदि सेम, ठीक है ना, सेम करते हैं। इंक्रीज है इंक्रीज में लिखते हैं, डिक्रीज में नहीं लिखते। डिक्रीज है डिक्रीज में लिखते हैं, इंक्रीज में नहीं लिखते। करंट लायबिलिटीज में हम अपोजिट करते हैं, ठीक है ना, रिवर्स करते हैं, है ना, रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स मतलब क्या हुआ कि यदि वो इंक्रीज बता रहा है, आपको क्या बता रहा है बच्चों, बोलो, इंक्रीज बता रहा है, तो उसको इंक्रीज में नहीं लिखेंगे, उसको हम कहाँ लिखेंगे, बोलो, डिक्रीज में लिखेंगे। तो हमने डिक्रीज में लिखा है। और जो डिक्रीज बता रहा है तो उसको डिक्रीज में नहीं लिखेंगे, उसको हम कहाँ लिखेंगे, इंक्रीज में लिखेंगे। तो इसको हम एक वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट की हेल्प से समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम ए क्या, इस क्वेश्चन में करंट असेट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। हमने करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज के बारे में पहले भी पढ़ा है, फिर भी हम देख लेते हैं। असेट साइड में प्लांट नॉन करंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। स्टॉक इन्वेंट्री आपका 1 ईयर का होता है, तो ये आपका करंट असेट्स हुआ। डेटर्स आपका विद इन ए 1 ईयर होता है, तो ये भी करंट असेट्स हुआ। कैश भी विद इन ए 1 ईयर होता है, तो ये भी करंट असेट्स हुआ। तो करंट असेट्स में हमने क्या किया, एज इट इज़ जो अमाउंट दे रखा है हमने, जैसे हमने सबसे पहले लिखा है स्टॉक, ठीक है ना। फिर हमने स्टॉक में देखा कि स्टॉक का अमाउंट कितना था, बोलो, 1,21,000 रुपये था स्टॉक, और 1,36,000 रुपये हो गए हैं। तो स्टॉक में 15,000 इंक्रीज इंक्रीज में आ गया, ठीक है। स्टॉक के बाद हम नेक्स्ट देखें, फिर हमें दे रखा है करंट असेट्स में डेटर्स। अब डेटर्स आप देखें तो डेटर्स कितना था, 1,81,000 था पहले डेटर्स, अब कितना रह गया, 1,70,000 रुपये रह गया। तो मतलब ये हुआ कि डेटर्स डिक्रीज हुआ है कितने का, 11,000 से, तो डिक्रीज डिक्रीज में आ जाए। फिर डेटर्स के बाद देखिए हम कैश, तो कैश पहले कितना था, 1,43,000 रुपये था, और अब जो कैश है 2,70,000 रुपये हो गए हैं। तो कैश क्या हुआ है, देखो, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज 1,27,000 रुपये से हुआ है, जो इंक्रीज में आ गया। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, टोटल करंट असेट्स का टोटल ए कर देंगे, टोटल करंट असेट्स लिख देंगे इसमें। जैसे हम देखें
तो यहाँ पे 4,45,000 आएगा, ठीक है ना। यहाँ 5,76,000 आएगा। ये तो हमने करंट असेट्स की बात की। जब हम करंट लायबिलिटी की बात करते हैं तो करंट लायबिलिटी आप समझ गए होंगे, जो हम लायबिलिटी साइड में देखेंगे, शेयर कैपिटल नॉन करंट होता है लॉन्ग टर्म का, ट्रेड क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है, P&L जो है आपका नॉन करंट है, तो खाली ट्रेड क्रेडिटर है अपने पास, तो बी लिखेंगे हम क्या, करंट लायबिलिटी में बोलो, करंट लायबिलिटी में हम लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर। और ट्रेड क्रेडिटर का हमें अमाउंट देखो कितना दिया है, ट्रेड क्रेडिटर का अमाउंट हमें दिया है 1,06,000 से 70,000 रुपये, तो डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ हम इंक्रीज़ में लिखते हैं। अब 36,000 रुपये कहाँ आएगा बोलो, इंक्रीज़ में आएगा। हमने टोटल बी कर देना है, करंट लायबिलिटीज टोटल बी हमने कर दिया यहाँ पे 1,06,000 70,000। अब हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, आपको याद हो तो हमने जो फॉर्मेट था हम निकालते थे सी वर्किंग कैपिटल कैसे, करंट असेट्स ए माइनस करंट लायबिलिटीज बी। अब हम क्या करेंगे, 4/45/2019 में 4/45 में से 1,06,000 रुपये लेस करेंगे तो बचेगा 3,39,000। और यहाँ 2020 में 5,76,000 है, 5,76,000, इसमें से लेस करेंगे 70,000 तो 5,06,000 ही बचेगा, है ना। 5,76,000 तो 70 गया तो 5,06,000 बचा। यहाँ हम क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन को बढ़ा के इंक्रीज़ का टोटल कर लेंगे 1,78,000 और डिक्रीज का टोटल कर लेंगे 11,000। अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले टोटल करना होगा। टोटल के लिए हमें एक लाइन छोड़नी होगी और फिर हम इसका देखेंगे कि जो दोनों में से ज़्यादा है। जैसे आप देखें 3,39 और 5,06,000 में 5,06,000 ज़्यादा है, 5,06,000 ज़्यादा है। यहाँ देखें 1,78 और 11 में से 1,78 ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, जो सेम हो जाते हैं वहाँ डैश डैश लिख देंगे और जो डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ देखें 5,06,000 में से 3,39 गया तो 1,67 का डिफरेंस आएगा। सेम यहाँ पे आप देखें तो 1,78 में इसे 11,000 गया तो 1,67 का यहाँ आएगा। ये डिफरेंस सेम आना चाहिए। अब ये देखो आया किसका है, ये आया है, देखो डिक्रीज़ में आया है, लेकिन आया किसका है, इंक्रीज़ का। इंक्रीज़ ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बोलो, इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल हम लिख देंगे। ये जो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल है बच्चों, यही हमारा पर्पस था, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज निकालना जो भी है, ये हमने निकाल दिया बैलेंसिंग फिगर से 1,66,000। या तो ये दोनों दूर दूर आते हैं या फिर ये दोनों पास पास यहाँ पे आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, या तो पास पास आते हैं या फिर दूर दूर आते हैं। अब ये जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या है बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो आपके यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और उसमें जो जो अपने स्टेप्स के रिजल्ट आते जा रहे हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट मैंने यहाँ बनाया है। ये आपका एज इट इज़, जैसे हम बैलेंस शीट के अंदर सोर्स लेते थे, याद हो, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, ऐसे यहाँ पे सोर्स इनफ्लो बोलते हैं इसको हम, फिर अमाउंट, फिर आपका एप्लीकेशन या यूजेस बोल दीजिए आप, और अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे यदि वर्किंग कैपिटल में क्या आया बच्चों, देखो यहाँ पे हम देखें वर्किंग कैपिटल में क्या है, सबसे लास्ट में आप देखिएगा बच्चों, सबसे लास्ट में आया था इंक्रीज़। जब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो हमें पैसा रिक्वायर होगा, बिजनेस में पैसा लगाना होगा, तो इसको हमने एप्लीकेशन लिख दिया है 1,67,000। यदि बच्चों ये क्या आता अपना डिक्रीज़ आता तो ये अपना सोर्स होता, इसको हम यहाँ लिखते हैं, इस साइड सोर्स में लिखते हैं। तो हमने पहले स्टेप जो थी इफेक्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है हमने पूरी कर ली है ना। अब मैं आपको सेकंड स्टेप में ले चलूँगा बच्चों। सेकंड स्टेप क्या है अपनी, सेकंड स्टेप जो होती है अपनी, वो होती है बच्चों प्रॉफिट्स में चेंज की स्टेप। इसकी चेंज की स्टेप बोलो, स्टेप सेकंड जो अपनी होती है वो होती है प्रॉफिट्स में चेंज। अब प्रॉफिट में जब आप चेंज निकालना चाहते हो, प्रॉफिट में जो चेंज निकालना चाहते हो, अब वो हम कैसे निकालते हैं, बाय P&L। आप एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, आप P&L स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो जब हम इसका परफॉर्मा बनाते हैं P&L एडजस्टमेंट का, P&L स्टेटमेंट का, तो हम कैसे बनाते हैं, देखो हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस P&L का बाय बैलेंस BD लिख दें आप, चाहे ओपनिंग बैलेंस ब्रैकेट में लिख दें। ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो, यहाँ पे है 14,000। क्लोजिंग बैलेंस की बात करें टू बैलेंस CD, हम क्लोजिंग बैलेंस की यदि हम बात करें, ये है आपका
बोलो 31,000। अब आप मुझे बताइए कि आपको जब लाइबिलिटी साइड में देता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा क्रेडिट में, और यहाँ लिखा देखो, यहाँ क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट से शुरुआत की है। यदि असेट्स में होता तो उल्टा लिखते हैं, हम डेबिट से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अब देखें हम कि प्रॉफिट में क्या चेंज आया है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 31,000 और 14,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है बोलो, 17,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो 17,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा बाय प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम पीरियड एडजस्टमेंट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ट्रेडिंग से ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ऐसे जो पीरियड एडजस्टमेंट से निकलता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये जो अपनी सेकंड स्टेप थी, इसके अंदर हमने क्या सीखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हम निकालते हैं उसको हमने सीखा। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकाला है 17,000 रुपये, इसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्स में दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट हम फंड फ्लो में ले जाएंगे, प्रॉफिट्स की फॉर्म में हम दिखाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बोलो कितना, 17,000। एक सिंपल सी बात है बच्चों, देखो यदि हम बात करें क्लोजिंग जो प्रॉफिट है वो 11,000 है, यदि हम ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग जो है अपना 14,000 है, तो आप मुझे बताओ हमने ड्यूरिंग द ईयर 17,000 अर्न किया नहीं किया। आप तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, फिर भी हमने एक वर्किंग नोट के लिए हमने पीरियड एडजस्टमेंट को यहाँ पे समझा। अब आती है अपनी स्टेप थर्ड। देखो स्टेप थर्ड जब हम आते हैं तो स्टेप थर्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि जो नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी जो हमारी बची हैं उनके साथ क्या हमें इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है। तो हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल के अंदर हम देखें, लाइबिलिटीज़ के अंदर देखें, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर देखें, तो हमें शेयर कैपिटल जो दिया है, आप ये देखिएगा कि शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल में क्या हो रहा है, देखो शेयर कैपिटल में क्या हो रहा है, देखो 4 लाख से 5,75,000 हो रही है। तो इंक्रीज हो रहा है नहीं, बोलो इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है 1,75,000। अब देखो जब इंक्रीज होता है तो हम इशू ऑफ कैपिटल को हम सोर्स मानते नहीं मानते, बोलो इशू ऑफ कैपिटल को हम सोर्स मानते नहीं मानते। तो यहाँ पे हम जब फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है ना, कितना है अपना बोलो 1,75,000। और समझने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, बोलो आप देखें तो 5,75,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी है 4 लाख, तो अपना ये आ गया बोलो। अब हम देखेंगे कि नॉन करंट लाइबिलिटीज हमने देख ली है। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज के अलावा क्या बची, नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में जब हम आएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी। हम देखें प्लांट एंड मशीनरी देखें तो 75 से 1 लाख हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है देखो प्लांट एंड मशीनरी में 25,000 का। तो इसको हम परचेज माने